वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और राजनीति विज्ञान, कक्षा 10वीं, पाठ 4, सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन, भाग 3। हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि हम इन ऐसे पाठों को क्यों पढ़ें, इनका क्या उपयोग है हमारे लिए। तो इसके जो महत्वपूर्ण उपयोग हैं वो निम्नलिखित हैं। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का अर्थ ग्रहण करना। सामाजिक आंदोलन जन जागृति के लिए कौन कौन से मार्गों को अपनाते हैं उसे पहचानना आना। महिला और अन्य दुर्बल वर्गों के सशक्तिकरण का अर्थ बताना। किसानों और श्रमिकों की मांगों की जानकारी प्राप्त करना। विद्यार्थी आंदोलन से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को संग्रहित करना। भारत के प्रमुख आंदोलन। आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम श्रमिक आंदोलन, स्त्री आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और उपभोक्ता आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्ट्राइक्स फॉर जस्टिस। स्ट्राइक्स शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो इसके साथ साथ हड़ताल, बंद, भारत बंद, महाराष्ट्र बंद, मुंबई बंद, दिल्ली बंद, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारी आंखों के सामने घूम जाते हैं और एक चित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? आंदोलन से। और आज आंदोलन के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं श्रमिक आंदोलन के मुद्दे पर। भारतीय श्रमिक आंदोलन में औद्योगिकरण की प्रमुख भूमिका रही है। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जब उद्योग में तकनीक का उपयोग होने लगा, नए नए सिस्टम से काम होने लगे, तब औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ। हर एक काम का औद्योगिकरण हुआ। पहले जो कपड़े हम हाथों से बुनते थे, बाद में वो मशीनों से बुने जाने लगे। जो गन्ने का रस कोल्हू में पेरा जाता था, बाद में वो मशीनों से निकाला जाने लगा। तो इस तरह सब जगह मशीनों का उपयोग होने लगा। और जब मशीनों के साथ काम करने वाले लोग जुड़े, जब लोग जुड़े तो जहां लोग जुड़ते रहते हैं वहां धीरे धीरे समस्या भी आती रहती है। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने
अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या अपने तकलीफों को बांटने के लिए, तकलीफों को कम करने के लिए सारे मजदूर जो थे, श्रमिक जो थे, इकट्ठा हुए और श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब हम यहाँ देख रहे हैं, मैंने कहा कि जो काम पहले हम हाथ से करते थे वो बाद में मशीनों से होने लगे। ये हम देख रहे हैं टेक्सटाइल मिलों, ये प्रारंभिक काल में इस तरह से कपड़े बुने जाते थे हथकरघा पर। बाद में ये मशीनों में कपड़े बुने जाने लगे, टेक्सटाइल मिलों का प्रादुर्भाव हुआ। उसी तरह से यात्रा के लिए हम देखते हैं रेल का आविष्कार हो गया। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब 19वीं शताब्दी खत्म होने के आसपास थी, तब भारत में कपड़ा मिलें और रेल कंपनियां जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स ये शुरुआत जो थी अंग्रेजों ने की थी हमारे देश में। हम सबको याद है कि अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेल चली थी, यात्री रेल, जो मुंबई से ठाणे के बीच में दौड़ी थी। और उसी के आसपास भारत में एक टेक्सटाइल मिलों का निर्माण भी हुआ था। अब इन मिलों में काम करने के लिए, इन कंपनियों में काम करने के लिए मनुष्य बल की आवश्यकता होती थी। जब मनुष्य बल एक जगह इकट्ठा हुआ तो एक काम करने वाला वर्ग हो गया और एक उनको वेतन देने वाला वर्ग हो गया। अब जब दो वर्ग हो गए तो निश्चित है वर्ग संघर्ष वहां लाजमी है। तो आधुनिक जब उद्योगों का उदय हुआ तो उसके साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां भी पनपने लगी। जैसे कौन सी बुराइयां? जैसे कि काम करने के अधिक घंटे, यानी एक व्यक्ति को काम करने के 6 या 8 घंटे जैसे आज होते हैं वैसे नहीं, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कराया जा रहा है। आवास की असुविधा, जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनको रहने की कोई प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही थी। कम वेतन, अधिक काम, अधिक श्रम, अधिक मेहनत, लेकिन वेतन उसके अनुपात में बहुत कम। अत्यधिक असुरक्षा, जब मशीन के साथ हम काम कर रहे हैं, कभी कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी कई बार हम देखते हैं कि मशीन में काम करते समय हाथ फंस गया, उंगली फंस गई, उंगली कट गई, हाथ कट गया या अन्य कोई नुकसान हो गया, तो ये जो, और उस समय जो कंपनी मालिक थे या जो प्रशासक था वो उसमें मजदूरों के लिए कुछ भी सहायता नहीं करते थे। तो इस तरह की असुरक्षा बढ़ने लगी। जैसे जैसे ये सब चीजें बढ़ने लगी, श्रमिकों में असंतोष भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये श्रमिक इकट्ठा होने लगे। और जब श्रमिक इकट्ठा हुए तब इसने एक आंदोलन का रूप लिया। श्रमिक आंदोलन के नाम से इतिहास इसे जानता है। श्रमिक आंदोलन के सम्मुख निम्न समस्याएं हैं। पहले भी थी समस्याएं, आज भी हैं। अस्थिर रोजगार, यानी रोजगार जो है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो श्रमिक जो है वो उसका भविष्य असुरक्षित रहता है। ठेकेदारी मजदूर, ठेकेदारी पे काम करने वाले मजदूर। वित्तीय असुरक्षा, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं उनके पास। जब रोजगार ही स्थायी नहीं है तो पेमेंट भी स्थायी नहीं है। अब मालिक ने आज रखा कल निकाल दिया, मनमाना, जैसे मालिक के मन में आया वैसे पगार दे रहे हैं, वैसे वेतन दे रहे हैं। तो वित्तीय असुरक्षा। श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, हालांकि श्रमिकों के लिए भी कुछ कानून बने हुए हैं लेकिन फिर भी उनका कोई आधार हमारे श्रमिकों को नहीं मिल पाता। काम करने का निश्चित समय न होना, यानी काम करने की जो समयावधि है कि आपको 6 घंटा की ड्यूटी करनी है, 8 घंटे की करनी है, ऐसी कोई लिमिटेशन मजदूरों के लिए नहीं थी। काम की जगह पर असुरक्षितता, अस्वास्थ्यकर वातावरण। तो आइए हम देखते हैं श्रमिक आंदोलन कैसे पनपा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलों की शुरुआत हुई, रेल कंपनियों जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई और 1899 ईस्वी में पहली बार रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर दी थी। स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगे। यानी एक तो हम देखते हैं कि 1947 के पहले के श्रमिक आंदोलन और दूसरा एक दौर है 1947 के बाद श्रमिक आंदोलन। 1947 मतलब भारत जब अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। तो 1960 और 1970 ईस्वी के दशक में कई श्रमिक आंदोलन हुए और उनको सफलता भी मिली। लेकिन
1980 ईस्वी से श्रमिक आंदोलन बिखर गया। पूरे देश में श्रमिकों के लिए नए प्रश्न उभर कर आ गए हैं और वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ है। श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए 1920 ईस्वी में व्यापक संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। AITUC हम देख रहे हैं। AITUC मतलब क्या? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इसका चिन्ह है। और ये जो ट्रेड यूनियन है, इसने श्रमिकों के लिए हमेशा समय समय पर अपनी आवाज उठाई है। भारत में मजदूर संघ का अस्तित्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ शुरू होता है। अभी हमने पढ़ा इसके पहले। रेलवे का निर्माण इस दिशा में प्रथम कदम था। मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुई। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर में कार्यरत श्रमिकों ने कम मजदूरी और अधिक कार्यावधि के कारण हड़ताल कर दी थी। जो ये रेलवे कंपनी थी उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, और इस कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों ने आवाज उठाई थी अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के। उन पर क्या अत्याचार हो रहे थे कि काम करने के घंटे अधिक थे और मजदूरी कम थी। तो ये पहली संगठित हड़ताल मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रमिक आंदोलन में बहुत तेजी आई। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आप सभी को यदि याद होगा तो सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और लगभग 6 साल यह युद्ध चला और 1945 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ। तो इस दरमियान श्रमिक आंदोलन में बहुत तेजी आई। 1920 ईस्वी में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। हमने देखा अभी AITUC। उसके बाद हम देखते हैं भारत में क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना 1928 ईस्वी में श्रीपाद अमृत डांगे एवं वेन ब्रेडले के सहयोग से बंबई में लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन के नाम से की गई। जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, इससे पहले हम बंबई कहा करते थे। और तत्कालीन समय में 1928 ईस्वी में बंबई में लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन बनाई गई। इन तमाम छोटे बड़े श्रम संगठनों में श्रमिकों को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वाधिक प्रभावित किया, है ना। बॉम्बे क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना हो गई, फिर उसके बाद से लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन, और इसके साथ साथ ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो चल ही रही थी। तो मजदूर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्य पद्धति से। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर चित्र देखकर ही आपको कुछ अंदाजा मिल गया होगा। सारी महिलाएं हैं, अपने हाथ में एक झंडा उठाए हुए चल रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्त्री आंदोलन की। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में स्त्री आंदोलन की शुरुआत प्रगतिशील पुरुषों के नेतृत्व में हुई। स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, उनके शोषण की रोकथाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए तथा वे सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो सकें, इसके लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए। और इस स्त्री आंदोलन में जो प्रगतिशील पुरुष इसमें शामिल थे, प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणून आम्ही ओळखतो महर्षी धोंडो केशव कर्वे, रमाबाई रानडे जी, पंडिता रमाबाई, ऐसे अनेक महान विभूतियों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फुले,
महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे आदि की अगुवाई से सती प्रथा का विरोध, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार जैसे कई सुधार हुए। बच्चों, हम सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में खासतौर से हम बात कर रहे हैं कि भारत में कई कुप्रथाएं भी चलन में आ रही थी, जैसे सती प्रथा। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जब पति की चिता जलती है तो उसमें उसकी पत्नी को जीवित उसके साथ जला दिया जाता था। इसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। तो ये सती प्रथा जब भी कभी इसका चलन शुरू हुआ होगा, कुछ उसके ऐतिहासिक कारण रहे होंगे, लेकिन बाद में ये रूढ़ी बन गई। किसी स्त्री को इच्छा है, नहीं इच्छा है, और उसको जिंदा आग में झोंक देना, जिंदा जला देना कितना बड़ा अमानवीय काम है। आज हमें छोटा सा एक चटका लग जाता है, हम चाय बनाते रहे, रोटी सेकते रहे, या कभी गरम टोप हमने पतीला हाथ में उठा लिया तो हमारे हाथ में चटका लगता है, तो हम बताए ऐसे हम आवाज करते हैं और हम उस पर तुरंत ठंडा पानी डालते हैं, ये वो। सोचो जरा किसी एक लड़की को, क्योंकि उस समय बाल विवाह का चलन था, यानी छोटी छोटी उम्र की जो लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और उनके पति जो होते थे वो बड़ी उम्र वाले होते थे, या कभी किसी उम्र के कारण, या कभी किसी दुर्घटना के कारण, कभी किसी बीमारी के कारण यदि पति की मृत्यु हो जाए तो उनकी पत्नी को तुरंत उनके साथ आग में जिंदा जला देते थे। ये कुप्रथा का विरोध सभी ने किया। उसके बाद जिन प्रांतों में सती प्रथा नहीं थी, वहां पे विधवा स्त्रियां होती थी घरों में, जिनके पति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी विधवा स्त्रियों को पूरी जिंदगी, पूरी उम्र जिस परिवार में वो रहती थी वहां गुलामों के जैसा जीवन बिताना पड़ता था। तो राजा राम मोहन राय जी ने, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने, इन लोगों ने विधवा स्त्री का फिर से विवाह हो सके इसके लिए अथाह प्रयत्न किए, बहुत मेहनत की और विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित करवाया। स्त्री शिक्षा, साक्षरता की क्रांति लाने वाले उसके अग्रदूत हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले को। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने बहुत मेहनत की, और उसी के परिणाम है कि आज हमारे देश में, उस समय से लेकर आज तक हमारे देश में आज लड़कियों को पढ़ने का समान अधिकार प्राप्त है। प्राचीन भारत में भी वो स्थिति थी कि लड़कियों को शिक्षा मिलती थी, बट कालांतर में कुछ कुरीतियां, कुप्रथाएं हावी होती गई थी और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। बाल विवाह का विरोध, जैसे ही तो मैंने इसकी चर्चा की अभी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में कुछ स्त्रियों को मतदान के अधिकार मिलते थे, कुछ को नहीं मिलते थे, और जिनको मिलते थे वो कौन से वर्ग को मिलते थे? जो सामंत वर्ग है, जमींदार वर्ग है, उनके घर में लोगों को मतदान का अधिकार मिलता था। सभी नागरिकों को भी मतदान का अधिकार नहीं था, और स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं था। तो राजा राम मोहन राय जी, फुले जी, ईश्वरचंद विद्यासागर जी आदि इन महान विभूतियों ने, समाज सुधारकों ने ऐसी कुप्रथाओं का विरोध किया और स्त्रियों को कई अधिकार दिलवाए। दयानंद सरस्वती जी का नाम हम नहीं भूल सकते हैं, उन्होंने स्त्री उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। सावित्रीबाई फुले जी को तो हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न किया, जितना अपमान उस समय सहा, यदि उन्होंने वो अपमान उस समय न सहा होता तो आज हमारे देश की लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाती। और बच्चों, आप सबको याद होगा कि 3 जनवरी को हम सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को सभी प्रकार के समान अधिकार प्रदान किए गए। फिर भी कई क्षेत्रों में स्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। आजादी के बाद स्थिति में कुछ बदलाव जरूर आया। स्त्रियों को सभी संविधान ने हमारे सभी स्त्रियों को समान अधिकार दे दिए, लेकिन एक कानून की बात और थी, प्रत्यक्ष व्यवहार की बात और थी। और प्रत्यक्ष रूप में स्त्रियों के साथ
समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। इसलिए स्त्री स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मनुष्य के रूप में स्त्रियों को अधिकार मिले, इसके लिए वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ। स्त्रियों की कुछ अलग मांग नहीं थी कि हमको बहुत कुछ चाहिए, उनकी एक ही मांग थी कि हमको भी एक साधारण मनुष्य समझा जाए। जैसे मनुष्य के रूप में पुरुष वर्ग को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, तो हमें भी उतने ही अधिकार मिले, हमें भी उतना ही सम्मान मिले, हमारी भी इच्छाओं का आदर किया जाए। और इसके लिए वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ था। कट्टर धार्मिकता का विरोध जैसी समस्याओं के विरोध में भी आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, और इन आंदोलनों में स्त्रियां भी बड़े पैमाने में सहभागी हुई। स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय स्त्री आंदोलन में एकता नहीं है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अनेक संगठन हैं, परंतु स्त्री संगठन, स्त्री स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सक्षमीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर विविध स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। चित्र देखते ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। दो हाथ मनुष्य के और पेड़ों को अपनी बाहों में समेटे हुए पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण को संभालना, पेड़ को संभालना। जैसे माँ अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है, वैसे हम मनुष्यों ने पर्यावरण को, वृक्षों को, पेड़ पौधों को अपने गले से लगाया है। पर्यावरण का होने वाला ह्रास यह वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर समस्या है। न केवल भारत में बल्कि हम विश्व स्तर पर देखें तो पर्यावरण का खात्मा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और इसे रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई आंदोलन चल रहे हैं, और इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है। यदि हम सब मिलकर अपने दो हाथों से एक एक पौधा भी संवारें, एक एक पौधे को जीवन दें, तो कितने सारे पौधे बन एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकते हैं और एक स्वस्थ पर्यावरण की शुरुआत हो सकती है। भारत में भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्व देते हुए कई आंदोलन चल रहे हैं। जैव विविधता की रक्षा, पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन, जंगलावरण, नदियों का प्रदूषण, हरित क्षेत्र की रक्षा, और इसके साथ साथ रासायनिक द्रव्यों का उपयोग और उनके दुष्परिणाम आदि समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और संघर्ष जारी है। भारत में सन 1975 के आसपास चिपको आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में इस आंदोलन ने अपने पैर पसार लिए थे। पर्यावरण के रक्षण के लिए होने वाला ये सबसे बड़ा आंदोलन बना। इसके साथ साथ जल संवर्धन, पानी की रक्षा के लिए भी हमारे देश में समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ चीजें खरीदी बेचने वाली बात है शायद, क्योंकि हमें तराजू दिख रही है। तराजू कहाँ पर होती है? जहां हम सामान खरीदते हैं, तो वजन से हम सामान खरीदते हैं। तो शायद ये मुझे लगता है किसी मार्केट के बारे में बात है, या मार्केट में जाने वाले ग्राहक के बारे में बात है। देखें क्या है। ओ, ये बात है उपभोक्ता आंदोलन की। क्या है ये उपभोक्ता आंदोलन? आओ जानते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। और सरल भाषा में हम कहें तो उपभोक्ता वह है जो उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करता है। क्रय मतलब क्या होता है बच्चों? हमने गणित में पढ़ा है क्रय और विक्रय।
क्रय मतलब होता है खरीदना। यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुएं खरीदता है, जैसे स्टेशनरी का सामान, तो वह उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वह तो वस्तुओं का क्रय पुनः विक्रय के लिए कर रहा है। यानी यदि फुटकर व्यापारी है, रिटेल व्यापारी है, उसने होलसेल व्यापारी से कोई सामान खरीदा, तो क्या उसको हम उपभोक्ता कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सामान खरीदा है उसने होलसेल व्यापारी से और वो रिटेल में बेचेगा, तो वो अपने व्यापार के लिए वो सामान खरीद रहा है। तो व्यापार के लिए सामान खरीदना जो है वो उपभोक्ता नहीं है। जो व्यक्ति, जो कंज्यूमर सामान अपने उपभोग के लिए खरीदते हैं, तो वह उपभोक्ता कहलाते हैं। यदि हम आसान भाषा में कहें तो उपभोक्ता को मतलब ग्राहक कह सकते हैं। और ग्राहक कौन कौन सी वस्तुएं खरीदते हैं? दैनिक उपभोग की और स्थायी वस्तुएं। दैनिक उपभोग की वस्तुएं मतलब हमारा अनाज, राशन, है ना, जो भी सामान है, फल फूल सब्जी, ये हो गए। स्थायी वस्तुएं मतलब जैसे हमारे कपड़े, हम अपने लिए घर के लिए टीवी खरीदते हैं, कपड़ा करने के लिए इस्त्री खरीदते हैं, म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, ये हमारी स्थायी वस्तुएं हैं। और इसके अतिरिक्त हम सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। सेवाओं के लिए भी हम पैसा देते हैं ना, सर्विस टैक्स हम भरते हैं। किसके लिए? यातायात के लिए, हम चाहे बस से ट्रैवल करें या ट्रेन से करें, टैक्सी से करें, ऑटो से करें। बिजली, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसके लिए हम टैक्स भरते हैं। मनोरंजन, जैसे फिल्म देखना, नाटक देखना, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाना, ये सारा जो मनोरंजन है, ये हमारे लिए एक सेवा है। तो इस सेवाओं के लिए भी हम भुगतान करते हैं, यानी पेमेंट करते हैं। तो वित्त व्यवस्था और समाज व्यवस्था में होने वाले बदलावों का प्रभाव, सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? उपभोक्ताओं पर पड़ता है, और उन्हें कई समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। जैसे अब समाज में कहीं पे किसी जगह आंदोलन हुआ, कोई स्ट्राइक हुई और बस बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उपभोक्ता पर पड़ रहा है। अब बिजली के जो हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, अब यूनिट का भाव बढ़ गया, सरकार ने एक पैसा भी बिजली की यूनिट का भाव बढ़ा दिया, तो सारा उसका प्रेशर किस पर आता है? जनता पर आता है। क्योंकि हम जितने बिजली की यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ गई, तो हमारे घर से ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो ऐसे बहुत बहुत सारी बातें हैं जिनमें जो कुछ बदलाव होता है, तो उस बदलाव का पहला प्रभाव जो पड़ता है, वो सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। अब जैसे मिलावट का सामान, दूध में पानी की मिलावट बहुत ही कॉमन मिलावट है। मैं पैसा दे रही हूँ, 1 लीटर दूध खरीद रही हूँ, शुद्ध दूध का, और मुझे मिल क्या रहा है? 1 लीटर में 100 मिलीलीटर पानी मिला दिया, तो मुझे तो 100 मिलीलीटर का नुकसान हो रहा है। मैं पानी की कीमत में दूध का पैसा दे रही हूँ। वस्तुओं के बढ़ाए गए दाम, यानी कभी किसी और ट्रांसपोर्ट पे टैक्स बढ़ गया, टोल टैक्स बढ़ गया, तो उसका परिणाम किस पर होता है? सीधे सीधे और वस्तुओं पर, चीजों पर उसका दाम, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। वो क्या बोलेंगे? भाई टोल टैक्स बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट पे टैक्स बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो आने जाने में खर्चा बढ़ गया। तो सीधी सी बात है कि जो आलू हमको 20 रुपए किलो मिलती होगी, वो तुरंत उसका भाव बढ़ जाएगा और हमको 30 रुपए किलो हमको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से वस्तुओं के दाम जो अचानक से बढ़ जाते हैं। तौल में होने वाली धोखाधड़ी, तौल में यानी वजन में, कई बार आपका भी आमना सामना ऐसी घटनाओं से हुआ होगा। बाजार में हम जाते हैं तो लोग तराजू के नीचे चुंबक लगा देते हैं, तो उसमें वजन में, माप तौल में गड़बड़ी हो जाती है। मिलावट की बात मैंने की थी। जैसे हम काली मिर्च खरीदते हैं, तो उसमें बहुत से व्यापारी क्या होते हैं, पपीते के बीज सुखाकर मिला देते हैं, तो दिखने में वो एकदम काली मिर्च के जैसे लगता है। तो हमें तो, सामान्य ग्राहक को तो मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजों में मिलावट होती है, माप तौल में गड़बड़ी होती है। तो ये किसका नुकसान होता है? उपभोक्ता का, क्योंकि हम तो उसके लिए पूरा पैसा दे रहे हैं, और पूरा पैसा देकर हमें सामान जो है कम मिल रहा है या खराब सामान मिल रहा है। तो ऐसी धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। यह आंदोलन बाजार में व्याप्त दुराचार के संबंध में उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करने एवं उनके हितों की रक्षा के लिए मार्ग खोजने की दिशा में ठोस प्रयत्न माना जा सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। हाँ, ये आपने बहुत बार सुना होगा, रेडियो में भी देखा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा। जागो ग्राहक जागो, यानी ग्राहक जब जागेंगे, अपने अधिकार के प्रति सजग रहेंगे, तभी हमें इस अधिनियम का फायदा मिल सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है, क्योंकि समाज का प्रत्येक घटक उपभोक्ता है। हर व्यक्ति, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति उपभोक्ता है। तो उन सबके संरक्षण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। यह अन्य कानूनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं को अधिक संरक्षण प्रदान करता है। जागो ग्राहक जागो, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब, राष्ट्रीय दिवस मतलब हमारे भारत देश के स्तर पर, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व लेवल पर ये दिन मनाए जाते हैं। क्योंकि आज की जो दुनिया है, बाजार की दुनिया है, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर मार्केट शॉपिंग में हम डायरेक्ट शॉपिंग करते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, यानी खरीदार तो हर जगह पर हैं। भारत में है, अमेरिका में है, लंदन में है, चीन में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, अरब कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह जो व्यक्ति जो है वो ग्राहक है, सामान खरीद रहा है बाजार से, तो उसके साथ कोई गलत काम ना हो, कोई उसको कोई उसके साथ कोई अधिक पैसे देकर कम चीजें मिलने वाली बात ना हो, अधिक पैसे देकर खराब चीज मिलने वाली बात ना हो, यानी इस तरह से उसके साथ में गलत ना हो, कोई सामाजिक व्यापारिक दुराचार ना हो, इसके लिए ये इस तरह से राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऐसे जन जागृति के आंदोलन बने हैं। और यह ऐसे सब जगहों पर हम उपभोक्ता के संरक्षण की, उपभोक्ता के हितों के संरक्षण की बात की जाती है। इसके अलावा उपभोक्ता अधिक विस्तृत तरह से मतलब उपभोक्ता जो है उसका विस्तार हो गया है। अब हम सेवाओं के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, बीमा, इंश्योरेंस बहुत तरह का इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है ना। इसके अलावा घर में, हमारे घर में आग वगैरह लग जाती है तो उसका भी इंश्योरेंस है। हम अभी मार्केट में जाएं तो policybazaar.com से लेकर हजारों संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें हर तरह का इंश्योरेंस मुहैया कराती हैं, तो हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। वित्त, ट्रांसपोर्ट, होटल, टेलीफोन, बिजली की आपूर्ति या अन्य प्रकार की ऊर्जा, आवास, घर यानी मनोरंजन अथवा आमोद प्रमोद आदि में अधिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता का दायरा बढ़ गया है। पहले हम उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन की चीजें खरीदे और उसके बाद स्थायी चीजें खरीदें, और ज्यादा हमारी जरूरतें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गईं, नए नए आविष्कार होते गए, हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, और आज देखा जाए तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब ये एक हर व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है। पहले लैपटॉप, ये कंप्यूटर जो ऑफिस के खाली काम में उपयोग आता था, आज घर घर में हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं। और इस तरह से तो स्मार्टफोन जो है, इंटरनेट सुविधा जो है, वाईफाई की सुविधा जो है, इसके लिए भी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो उपभोक्ता है इसका विस्तार हो रहा है, इसके दायरे का विस्तार हो रहा है। तो ऐसे समय में जो ये हमारा अधिनियम है, ये हमारी बहुत ही सहायता करता है। और यह अधिनियम राज्य व केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परामर्श समितियां बनाने का प्रावधान भी करता है। कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर कोर्ट, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर कंज्यूमर्स। उपभोक्ता के विवादों का शीघ्र और उचित निपटारा करने के लिए अर्ध न्यायिक पद्धति को बनाया गया है। इसमें जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग को शामिल किया जाता है। इन्हें उपभोक्ता न्यायालय कहा जाता है। ऐसे अनेक आंदोलन
हमारे समाज में होते रहते हैं और इन आंदोलनों के कारण नागरिकों की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता बढ़ती है। 1980 के बाद 1980 ईस्वी के बाद जो आंदोलन हुए उन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ववर्ती आंदोलनों से भिन्न है। पहले हम देखते कॉमन आंदोलन कौन सा था? किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, है ना, ये एक फिक्स एक अलग अलग कैटेगरी थी इनकी। लेकिन 1980 के बाद अनेक आंदोलनों का स्वरूप नए ढंग से हमारे सामने आया, और क्योंकि सामाजिक संरचना में बदलाव हुए, आर्थिक संरचना में बदलाव हुए, व्यापारिक संरचना में बहुत सारा बदलाव हुआ, तो इसके लिए समस्याएं भी अलग अलग ढंग से सामने आने लगी। तो नए नए आंदोलनों का स्वरूप भी हमारे सामने प्रकट हुआ। इन्हें हम नव सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन अधिकाधिक विषयनिष्ठ होने लगे हैं, अर्थात प्रत्येक विषय को लेकर जन आंदोलन बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हर समाज का एक अनिवार्य घटक है, और जब जब भी लोग संगठित होते हैं और उन्हें अपने प्रति होने वाले अत्याचार या शोषण का भान होने लगता है, तो अपने अधिकारों के लिए वो आवाज उठाते हैं, और यही उनकी आवाज आंदोलन का रूप धारण कर लेती है, और उसका सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा